RKA Private Limited is an old company established in 1900 में established हुई थी. The company started with a very small capital base and today it is one of the leading companies in India in its industry. The company has an annual turnover of 11,000 crores and planning to get listed in the next year. The company has a large employee base. The company provided a defined benefit plan to its employees. Following is the information relating to the balances of the funds, asset and the liabilities as at 1st April 2001 and 31st March 2002. तो जो कंपनी है पहले पैराग्राफ में तो इसकी तारीफ की गई तो किसने छोटे से स्टार्ट किया वो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में अगले साल वो लिस्टेड होने वाली है. फिर ये सेकंड पैराग्राफ में बताया कि इसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और ये अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है. अब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसने यहाँ पे बता रखा है, लैक्स में बता रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस. तो इसने जो प्लान एसेट है जो डिफाइंड जो बेनिफिट ऑब्लिगेशन है और जो प्लान एसेट इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है और फिर इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है. फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 सर्विस कॉस्ट वाज 55 लाख. तो जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो कितनी है, 55 लाख की है. द कंपनी मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द प्लान. और जो कंट्रीब्यूशन हुआ है प्लान एसेट में या फिर जो एडिशन कह लें वो कितना हुआ है, 111 लाख का हुआ है. और साल के दौरान कोई भी बेनिफिट पे नहीं किया गया. और जो आपको डिस्काउंट रेट 8% का कंसिडर करना है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट डलेगी हमें वो निकालनी है, जो पेंडल में आएगी अमाउंट वो निकालनी है और जो OCI में जो अमाउंट डलेगी हमें वो निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बेनिफिट लायबिलिटी का जो रिकन्सिलेशन होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का वो कर लेते हैं. देखो ओपनिंग बैलेंस क्या है, 1400 है. करंट सर्विस कॉस्ट है, हाँ बिल्कुल है, 55 लाख का करंट सर्विस कॉस्ट है. फिर इंटरेस्ट इनकम भी है, कोई पोस्ट सर्विस कॉस्ट, कोई पास्ट सर्विस कॉस्ट नहीं है. फिर कोई बेनिफिट पे किया हुआ नहीं है. फिर कोई सेटलमेंट पेड है वो भी नहीं है. ठीक है, और सीधा क्लोजिंग अमाउंट आती है. फिर बैलेंसिंग फिगर हमारी इससे क्या निकल जाएगी, हमारी एक्चुअल लॉस जो है, एक्चुअल लॉस का बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल जाएगा. तो लॉस आया तो देखो जब भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में जो बैलेंसिंग फिगर होती है अगर वो लॉस आएगी ना तो कभी भी हम उसको नेगेटिव अमाउंट से नहीं दिखाते हैं. ठीक है, क्योंकि यार अगर देखो लॉस आने का मतलब क्या हुआ, लॉस आने का मतलब हुआ कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो एक तरीके से ऑब्लिगेशन का बढ़ गया. जब लायबिलिटी का जब क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाता तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एंटिसिपेट किया था उससे ज़्यादा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हमारा मतलब हमारा एक तरीके से लॉस है. बट ये लॉस है किसके कारण, ये एक्चुअली जो है उसके कारण लॉस है क्योंकि उसने क्लोजिंग बैलेंस हमारा कम एंटिसिपेट किया था, हो गया ज़्यादा. तो जो लॉस जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम बुक करते हैं इसको हम कहते हैं एक्चुअली के कारण लॉस हो, यानी एक्चुअल लॉस होता है. ठीक है, इसलिए हम इसको ये नेगेटिव फिगर में दिखाएं. नेगेटिव फिगर में तो दिखाने का मतलब हो जाएगा कि हमारी जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो कम है तो हमें तो गेन हो गया फिर एक तरीके से. तो यानी जब भी हम नेगेटिव दिखाएंगे तो उसका मतलब होता है गेन, और जब हम लॉस दिखाते हैं उसको तो हम पॉजिटिव अमाउंट से दिखाते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में. फिर प्लान एसेट में देख लेते हैं. प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस ये रहा. इसके अंदर कैश कंट्रीब्यूशन हुआ यानी एडिशन हुआ 111 लाख का. कोई इसके अंदर कोई बेनिफिट कोई पे नहीं किया गया है. ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है. तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एक्चुअल रिटर्न. अभी जो एक्चुअल रिटर्न जो बैलेंसिंग फिगर आया है इसको फिर हम इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे नहीं रखा बट डिस्काउंटिंग रेट इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा, 8% का. और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का तो मतलब होता है ना कि एक्रूअल इंटरेस्ट इनकम. तो ओपनिंग बैलेंस की इसके ऊपर 8% आप लगा दोगे तो आपका एक्रूअल इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा, 91 का. तो हम क्या करते हैं एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेस कर देते हो तो हमारा रीमेजरमेंट गेन है लॉस आता है. तो करोगे तो क्या आएगा, देखो इनकम इतनी होनी थी बट हुई इतनी, तो हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ. तो रीमेजरमेंट लॉस कितना का हो गया, 67 का रीमेजरमेंट लॉस हो गया. अब यहाँ पे जितने भी आइटम्स है हमने उनको या तो पेंडल में बांट दिया या फिर OCI में बांट दिया है. देखो सबसे पहले यहाँ से बांटना शुरू कर देते हैं. करंट सर्विस कॉस्ट किस में जाती है, ये जाती है पेंडल में. इंटरेस्ट एक्सपेंस किस में आता है, पेंडल में जाता है. एक्चुअल लॉस किस में आता है, OCI में जाता है. कैश कंट्रीब्यूशन एडिशन किस में आता है, ये किसी में नहीं जाता है. यार एसेट के अंदर कोई अगर एडिशन हो जाएगा तो वो पेंडल के अंदर थोड़ी जाएगा, वो तो बैलेंस शीट के अंदर जाता है. एक्चुअल रिटर्न जो होती है, एक्चुअल रिटर्न जो आती है वो किसके अंदर, वो पेंडल के अंदर नहीं जाती है. पेंडल के अंदर एक्चुअल रिटर्न नहीं जाती है, एक्रूअल जो रिटर्न होती है ना वो जाती है. तो एक्रूअल रिटर्न कौन सी, एक्रूअल रिटर्न ये रही एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये जाएगी पेंडल के अंदर. ये एक्चुअल रिटर्न नहीं जाएगी, ये तो कैश बेसिस पे है कि कैश एक्चुअल में इतना रिसीव हुआ. बट
पेंडल में हम क्या डालते हैं, पेंडल में हम एक्सपेक्टेड या फिर एक्रूअल वाला जो इनकम होता है एक्सपेंस वो डालते हैं, तो ये एक्रूअल इनकम जाएगा पेंडल में। फिर जो रीमेजरमेंट लॉस आया ये कहाँ पे जाता है, ये हमारा ओसी में जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि पेंडल में कौन कौन सी फिगर जाएगी, तो जो जो जहाँ जहाँ पे हमने पेंडल लिखा है, जहाँ जहाँ पे हमने पेंडल लिखा है उन सबको इकट्ठा कर लो, तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, पेंडल में चल जाएगा। देखो जैसे सर्विस कॉस्ट के सामने लिखा था हमने, देखो ये रहा ना सर्विस कॉस्ट, फिर हमने नेट इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट इनकम, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था यानी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, सॉरी गलत बोल गया मैं, उल्टा बोल गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था, और ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस 112 का, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था यानी जो इंटरेस्ट इनकम थी हमारी एक्रूअल वाली 91, वो भी उसे हमने पेंडल में लिखा था। ये 3 आइटम हमने पेंडल में लिखे थे, तो कितना आएगा तीनों का आप नेट कर दोगे तो आएगा 76, ठीक है। फिर ओसीआई में भी 2 अमाउंट था, एक तो एक्चुअल लॉस था और एक रीमेजरमेंट लॉस था। तो एक्चुअल में ओसीआई में कितना लॉस जाएगा, 80 रुपये का लॉस जाएगा एक तरीके से, है ना। तो हमने पेंडल और ओसीआई का निकाल लिया कि पेंडल में इतना बैलेंस जाएगा 76 का और ओसीआई में 80 का जाएगा। अब बैलेंस शीट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना जाता है, बैलेंस शीट में जो प्लान एसेट है और जो हमारी ऑब्लिगेशन है इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस का नेट तो जाता है। तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पे दे ही रखा है, ये ऑब्लिगेशन का और जो प्लान एसेट का ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस है, इन दोनों का नेट करोगे तो फिगर कितनी आएगी 305। ये कहाँ जाएगा, ये हमारा बैलेंस शीट में चल जाएगा। देखो बैलेंस शीट का अमाउंट निकालो तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है, अपने को क्या करना, तो उनका नेट निकालना होता है, जो नेट फिगर हो जाती है वो चल जाती है कहाँ पे, बैलेंस शीट में चल जाती है। तो हमने बैलेंस शीट वाली फिगर निकाल ली, प्रॉफिट और लॉस वाली फिगर निकाल ली और कॉम्प्रिहेंसिव वाली फिगर निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा है, जनरल एंट्री पूछी, और जनरल एंट्री वो भी सिंगल वाली मतलब ऐसे बोला नहीं कि सिंगल वाली, बट ऐसे नहीं, सिंगल वाली दे रही है तो अपने को भी सिंगल वाली लिखनी है। तो अब देखो जनरल एंट्री हम करेंगे कैसे, वो पता करते हैं। तो देखो पेंडल में टोटल कितना अमाउंट किया है 76 का, तो पेंडल में क्या, तो देखो क्या सर्विस कॉस्ट है, फिर नेट इंटरेस्ट यानी नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस किया, तो ये कहाँ पे क्या होगा, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्या होगा, तो पेंडल को डेबिट कर दो 76 से। ओसीआई में भी तो लॉस हुआ है ना, ये 80 का क्या लॉस है, देखो ये है रीमेजरमेंट लॉस है और एक एक्चुअल लॉस है, तो ये क्या है टोटल 80 का लॉस ही तो है, तो ओसीआई को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 80 से, ठीक है। अब देखो अगर मैंने पीएनएल के 76 को डेबिट किया तो मतलब मैंने सर्विस कॉस्ट को भी कंसिडर कर लिया, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम को कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या है किसको कंसिडर कर लिया, यहाँ पे मैंने रीमेजरमेंट जो लॉस हुआ है उसको कंसिडर कर लिया और जो एक्चुअल लॉस है उसको कंसिडर कर लिया। अब हमें देखना है कि क्या इसके अलावा कोई और आइटम बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पे करंट सर्विस कॉस्ट को तो हमने कंसिडर कर लिया है, तो पेंडल में चला गया, इसको भी कंसिडर कर लिया, इसको भी कंसिडर कर लिया। उसके अलावा एडिशन को कंसिडर करना है क्या, बिल्कुल करना है, अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया है। तो ये कहाँ जाएगा, एसेट, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा चल जाएगा कैश कंट्रीब्यूशन, इसमें क्रेडिट में आ गया, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ बचा हुआ है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये तो ओसी वाला कंसिडर हो गया, पीएनएल भी कंसिडर हो गया, एक्चुअल रिटर्न तो वो तो कैश वाली फिगर है, ये भी नहीं हुआ, ये भी, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंसिडर करना ही नहीं है, इसको तो इसको कंसिडर कर लिया और कुछ बचा नहीं है। तो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर किस में आ जाएगा, नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी का बैलेंसिंग फिगर 45 आएगा। या फिर दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि जो ओपनिंग नेट डिफाइंड लायबिलिटी थी वो कितनी थी, इन दोनों को नेट करोगे यानी ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट को नेट करोगे तो आपकी नेट डिफाइंड लायबिलिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्लिगेशन उसका अमाउंट ज़्यादा है तो 260, क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग में नेट कितना था 305 का, यानी 45 से बढ़ गया है ना। तो हमारी जो नेट डिफाइंड लायबिलिटी वो कितनी 45 से बढ़ गया। अब इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते हो। तो आपको बस ये देखना है कि पेंडल में कितना जा रहा है, ओसीए में कितना जा रहा है और कैश कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और बाकी जो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है वो तो आप एक निकाल भी सकते हो या फिर बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, फिर नेट करके भी ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये जो जनरल एंट्री है ना, इसको एक बार थोड़ा सा मतलब रट के जाना, ये कैसे भी करके जाना, देख लेना। अब आप बोलोगे कैश कंट्रीब्यूशन तो जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें एडिशन होती है तो उसको तो डेबिट माना चाहिए। देखो इसमें हमने एसेट को नहीं बढ़ाया, इसमें हमने कैश को कम किया है। कैश हमारी कम हो रही कि नहीं हो रही है, कैश कम हो रही है तो 111 क्या होगा हमारे लिए, क्रेडिट ही तो होगा ना। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी आ गई। ये तो बैलेंसिंग फिगर करके निकालो, तो ऑब्जर्व करके तो ओपनिंग क्लोजिंग जो आ रही है उधर से देख लो, चेक कर लो।